मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स ऑफ एशिया का पार्ट 1। पृथ्वी में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। इनमें कुछ निश्चित रासायनिक तथा भौतिक गुण होते हैं और भूपृष्ठ की अधिकांश जो शैल या चट्टानें हैं उनमें अधिकतर खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनकी निर्माण प्रक्रिया और तात्विक मिश्रण, निर्माण की कला अवधि, भौतिक गुण आदि की भिन्नता के कारण खनिजों के गुणों या क्वालिटी विशेषताओं तथा उपयोग में भिन्नता देखने को मिलती है। इन विशेषताओं तथा उपयोग के अनुसार इन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। ये है हमारे खनिजों के प्रकार या टाइप्स ऑफ मिनरल। इन्हें मुख्य रूप से हम मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला है मेटेलिक मिनरल या धात्विक खनिज और दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स या अधात्विक खनिज। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स की या धात्विक खनिज की। अब धात्विक खनिजों को हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे है, पहला है बेस मेटल या जिसे हम आधारी धातुएं भी कह सकते हैं, जो कि हमारे किसी उद्योगों को या अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करती है। दूसरा है हमारा लौह मिश्र धातुएं या हम इसे कहते हैं फेरॉय अलॉयस। और तीसरा है हमारा बहुमूल्य धातुएं या प्रीशियस मेटल। पहली धातुओं के अंतर्गत या पहली आधार जो धातुएं या बेस मेटल है उनमें हमारा आता है लोहा या आयरन, तांबा या कॉपर, जस्ता या जिंक, फिर है हमारा टिन, फिर है सीसा या लेड, फिर है हमारा एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहते हैं, और निकेल को निकेल ही कहा जाता है। फिर दूसरा है हमारा मिश्र धातुएं, यानी इसमें आता है हमारा मैंगनीज, कोबाल्ट और टंगस्टन। फिर तीसरा हमारा डिवीज़न है बहुमूल्य धातुएं या प्रीशियस मिनरल्स। इसमें हमारा आता है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये हमारे बहुमूल्य धातुएं हैं। फिर दूसरा डिवीज़न है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल या अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला डिवीज़न है हमारा शक्ति या ऊर्जा खनिज, या हम कह सकते हैं पावर और एनर्जी मिनरल्स। पावर और एनर्जी मिनरल्स में हमारे आ जाते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, आपके यूरेनियम, थोरियम आदि। इसके अंदर जो शक्ति के हमारे संसाधन होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फिर दूसरा हमारा डिवीज़न है बहुमूल्य रत्न। बहुमूल्य रत्नों में आता है हमारे जैसे हीरा या डायमंड, एमरल्ड या पन्ना जिसे हम कहते हैं, फिर नीलम या जिसे सफ़ायर भी कहा जाता है, और आता है हमारा गार्नेट या इसे हिंदी में तांबड़ा ही कहा जाता है। फिर तीसरा हमारा डिवीज़न है वो है केमिकल मिनरल्स या रासायनिक खनिज।
रासायनिक खनिजों में आता है हमारा नाइट्रेट, सल्फेट, पोटाश, सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर, ये हमारे आते हैं रासायनिक जो हमारे खनिज होते हैं उनमें। फिर चौथा जो हमारा डिवीज़न है वो है हमारा अर्थ एलिमेंट्स या भूतत्व वाले पदार्थ। इसमें आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट या नमक, जिप्सम, अब्रक या माइका, और आपके क्ले या मृत्तिका भी कहते हैं इसे। फिर है खड़िया या चौक, और फिर लास्ट में आती है हमारी सैंड या रेत। तो इस तरह से हम जो है हमारे खनिज पदार्थों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब एशिया की बात करें तो एशिया में खनिज पदार्थों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहला खनिज आता है हमारा लोहा या आयरन। लोहा जो है वो एक बहुत ही औद्योगिक या हम कह सकते हैं किसी भी सभ्यता को आधार देने वाला या उद्योगों को आधार देने वाला खनिज है। लोहे की कुछ ना कुछ मात्रा पूरे भूतल पर प्रत्येक स्थान में पाई जाती है। 5% हमारी जो भूपृष्ठ के निर्माणकारी तत्व हैं उनमें 5% भाग आयरन का ही है, लेकिन 30% से कम लौह अयस्क का महत्व जो है वो बहुत ही अत्यल्प है। धातु की संपन्नता के अनुसार 60% से अधिक लौह धातु या जिसमें मेटल कंटेंट होता है वो हमारा उच्च कोटि का धातु माना जाता है, और 40 से 60% जिसमें होता है उसको हम मीडियम क्वालिटी का या मध्यम कोटि का, और जो 40% से कम जिसमें मेटलिक कंटेंट होता है उसे हम या धातु अयस्क होता है उसे हम निम्न कोटि का लोहा मानते हैं। अब लोहे के जो है वो 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप का जो हो आयरन लोहा अयस्क या आयरन ओर जो है देखने को मिलता है। सबसे पहला है इसमें मैग्नेटाइट। इसमें लोहांश का जो प्रतिशत होता है वो 72 से 75% तक पाया जाता है। ये एक उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क होता है जिसकी की मात्रा जो है वो पृथ्वी पर काफ़ी सीमित मात्रा में ये उपलब्ध है। सेकंड है हमारा हेमेटाइट। इसमें लोहा अंश या मेटलिक कंटेंट जो होता है वो 60 से 70% तक पाया जाता है। उच्च कोटि की धातु संपन्नता वाला ये लोहा होता है। इसी आयरन का सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल महत्व है, या हम कह सकते हैं व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगिता इसी लोहे की सबसे ज़्यादा है, और ये पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है। फिर तीसरे प्रकार का होता है लिमोनाइट। ये थोड़ा निम्न किस्म का लोहा होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट जो होता है वो 30 से 60% तक ही पाया जाता है। फिर जो सबसे लो क्वालिटी होती है वो होती है सिडेराइट। सबसे घटिया लोहा अयस्क होता है जिसमें आयरन कंटेंट या लोहांश की मात्रा 10 से 40 से 48% के बीच पाई जाती है, और इसमें जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। अब उत्पादन की दृष्टि से यदि हम एशिया में देखें तो लोहा एशिया में प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है, यानी कि प्राचीन काल से ही एशिया में लोहे का उपयोग होता रहा है, और औद्योगिकरण के विकास के साथ ही लोहे की मात्रा और उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोहे के
जो उत्पादन है उसमें बहुत तीव्र गति से प्रगति हुई। एशिया में लोहा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में हम देखें तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, टर्की, जापान, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया आदि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन के देश हैं। सबसे पहले बात आती है चीन की। चीन में 1990 के दशक से चीन ही नहीं बल्कि चीन एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बृहद लोहा अयस्क उत्पादन का देश है। विश्व में उत्पादित कुल लोहे के उत्पादन का लगभग 22% चीन से प्राप्त होता है और इसका वार्षिक जो उत्पादन है 35 से 45 करोड़ मीट्रिक टन के लगभग यहाँ पर होता है। चीन के जो प्रमुख लोहा उत्पादन जो क्षेत्र हैं वो है, उनमें सबसे पहले जो प्रमुख है वो है दक्षिणी मंचूरियाई क्षेत्र। चीन का लगभग 50% कोयले का संचित भंडार इस मंचूरिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के जो प्रमुख लौह उत्पादक के केंद्र हैं वो है आशान, चांगलिंग और पेंकी। अन्य जो क्षेत्र हैं चीन में वो हैं शातुंग, आंतरिक, हैंगकाक, लुआपिंग, होनान, हैनान द्वीप, ऊपे, वुहान क्षेत्र तथा आंतरिक मंगोलियाई क्षेत्र। 1970 से पहले चीन में लोहे का उत्पादन बहुत कम था, किंतु इसके पश्चात बढ़ते हुए औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंटरनल डिमांड ज़्यादा होने के कारण, मांग ज़्यादा होने के कारण लोहे के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और उसके पश्चात चीन विश्व का बृहत्तम लोहा अयस्क उत्पादन का देश बन गया। फिर दूसरा नंबर आता है एशिया में भारत का। भारत भी विश्व में लोहा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ भी उच्च कोटि के लोहे अयस्क के विशाल भंडार हैं। विश्व का लगभग 9% और एशिया का भी लगभग 20% लोहा अयस्क का उत्पादन भारत से प्राप्त होता है तथा इसका वार्षिक उत्पादन 15 से 20 करोड़ मीट्रिक टन है। भारत में लोहा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत हमारा जो झारखंड और उड़ीसा के लोहा उत्पादक के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ से ही भारत का सर्वाधिक लोहा जो है वो प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत झारखंड की सिंहभूमि और उड़ीसा में क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज आदि क्षेत्रों में लोहे की खानें हैं। उड़ीसा से उत्तम किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है और वहाँ से उत्पादित लोहे अयस्क का उपयोग समीपवर्ती कारखानों में ही अधिकतर इसका किया जाता है और कुछ मात्रा में यहाँ से लोहा निर्यात भी किया जाता है। दूसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है मध्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोहा अयस्क के उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है, दुर्ग आदि इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी प्रकार ही महाराष्ट्र में चांदा जनपद तथा सूरजगढ़, देवलांगा आदि तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में रत्नागिरी में लोहा पाया जाता है। फिर तीसरा प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसका विस्तार महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी सीमा से लेकर कर्नाटक तक है। इस क्षेत्र में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। गोवा में भी भारत के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं।
कर्नाटक में चिकमंगलूर, बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, केनम गुंडी का जो क्षेत्र है, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में लोहा अयस्क हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में लोहा जो है पाया जाता है। एशिया के अन्य देशों में इंडोनेशिया, जापान, उत्तरी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ईरान आदि देशों में लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। कजाकिस्तान से भी विश्व का लगभग 1.5% और एशिया का लगभग 4% लोहा अयस्क का उत्पादन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार ईरान से भी विश्व का लगभग 1% लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। थैंक यू।